और एक तो ये है, लोग क्या कहेंगे इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेज पे चढ़ते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होता है, नो रीटेक। वन टेक में आपको ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करना है। कैसे करते हैं? देखिए, आप 18 साल पढ़ने के बाद आप जॉब के लायक हुए हैं, एटलीस्ट आप 5 साल दीजिए सीखने के लिए। क्योंकि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बैंड बाजा के साथ अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती है। 4 से 6 बजे मैं लिखती हूँ, 2 घंटा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और मैं ये भी बोलूँगी, इसमें बहुत बाधाएं भी आती हैं। पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन, बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं। आपको वो सब नेगेटिव एनर्जी लेना ही नहीं है, बट इतना सोचने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। वो एफर्ट कोई डालना नहीं चाहता। हम बड़े अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से खुश हैं, ठीक है, कुछ भी होता हो। मैंने कहा ये सारी बातें बहुत चुभती हैं, बहुत चुभती हैं कि भाई एक महिला हो के आप दूसरी महिला से ऐसे पूछ रही हैं। आपको क्या अच्छा लगेगा कि मैं काम ना करूं? कटाक्ष क्यों करना है? कटाक्ष मत करो, निजी सवाल मत करो, निजी सवाल मत करो। आपको क्या मिलेगा मेरा पर्सनल लाइफ जान के? तो क्या हमारी संवेदनाएं मर गई हैं या हमको अपनी भावनाओं को समझना नहीं आता? आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं। हाँ। वो लोग जानते हैं कि कौन सी चीज से प्रभावित होना है और कौन सी चीज से नहीं होना है, कौन सी चीज के लिए लड़ना चाहिए और कौन सी चीज के लिए नहीं लड़ना चाहिए। हजारों साल नरगिसी अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर पैदा नहीं होता, उसे गढ़ा जाता है, रचा जाता है। कहते हैं कि कोई भी इंसान, उसके चेहरे से उसकी पहचान नहीं होती, उसके व्यक्तित्व से उसकी पहचान होती है। तो फिर व्यक्तित्व बनता कैसे? किताबें पढ़ने से व्यक्तित्व बनता है, डिग्रियां लेने से व्यक्तित्व बनता है, या फिर खुद को तराशने से, खुद को बेहतर बनाने से व्यक्तित्व बनता है? नमस्कार, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं मोनिकास वर्ल्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नई पॉडकास्ट की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हर हफ्ते हम एक नई शख्सियतों के साथ आपसे मुलाकात करवाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, उनकी जो पूरी जर्नी है वो बहुत ही प्रेरक है। देविका दास उनका नाम है और उन्होंने कई उपलब्धियां थिएटर के क्षेत्र में हासिल की हैं। 500 से अधिक थिएटर उन्होंने किया है। इसके साथ ही लेखन की दुनिया में बहुत चर्चित चेहरा, बहुत चर्चित नाम। मेघना, 7 Vows of Marriage, द माइंड गेम और क्लाइडोस्कोप, ये उनकी बहुत चर्चित पुस्तिकाएं हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अभिनय और आवाज़ की दुनिया में एक समृद्ध अपनी शख्सियत रखती हैं, खास पहचान रखती हैं। नेशनल अवार्ड से सम्मानित उन्हें किया गया है। डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है, उस सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया है। एक ऐसी शख्सियत जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, अपनी बात को रखने के अंदाज के लिए जानी जाती हैं और अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज मोनिकास वर्ल्ड में देविका दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत कीजिए देविका दास जी का। देविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिकास वर्ल्ड में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करने चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मोनिकास वर्ल्ड पे बुलाया और मेरी जर्नी के बारे में अपने लिसनर्स को बताने का सोचा आपने। जी देविका जी, तो धन्यवाद। बिल्कुल। देविका जी, हम आपसे बैक स्टेज भी बात कर रहे थे, आप कला से जुड़ी हैं, थिएटर से जुड़ी हैं, तो हम कला पर ही बात करेंगे। और मेरा जो पहला सवाल होगा वो कला के लिए होगा कि कला आपकी नज़र में क्या है? कला एक हुनर है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, या खुद को बेहतर बनाने का साधन है? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मोनिका जी। तो कला मेरे लिए एक अभिव्यक्ति है और अपने आप को मैंने एक अच्छा इंसान पाया जी कला के माध्यम से। जी।
मैंने जितने भी किताबें लिखी उस पे जब मैं रिसर्च कर रही थी, जितने लोगों से बात कर रही थी, मुझे पता चला ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है जी और हमारा दायरा बहुत सीमित होता है। जी हम अगर उस दायरे से बाहर निकलते हैं तो ज़िंदगी की बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़िंदगी में वो सारे क्षण हों, आए हों, हाँ। या वो घटनाएं घटी हों, पर आप दूसरों की घटनाओं से, उपलब्धियों से सीख सकते हो। बिल्कुल। यही चीज़ मैंने थिएटर से भी सीखा है और लेखन के माध्यम से भी सीखा है। थिएटर के माध्यम से मैं ये बोलूँगी कि जो भी चरित्र या जो भी पात्र का चयन मैंने किया है उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं बोलती हूँ, आई डोंट जज एनीबडी एनीमोर, आई ऑब्जर्व। मैं सोचती हूँ कि फलाने इंसान ने ऐसा क्यों भाव प्रकट किया, उसके मन में क्या चल रहा है। जी। इससे क्या होता है, आई हैव बिकम मोर हम्बल, आई हैव बिकम मोर ह्यूमनिस्टिक। हम कला की बात कर रहे थे, बैक स्टेज भी आपसे बहुत चर्चा हुई। आपने ये बात मुझे याद है कही थी कि हर व्यक्ति को कला के साथ जुड़ाव रखना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? हर व्यक्ति कला के साथ जुड़े तो क्या परिवर्तन होगा उसके अंदर? अब देखिए, जब आपके बचपन में करीब 2 या 3 साल की उम्र में जी आप बड़े निष्पक्ष रूप से आप दुनिया को देखते हैं, आप इतना जजमेंटल नहीं होते, आप में वो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हाँ। और आप डरते नहीं हो अपना क्यूरियोसिटी दिखाने में। हाँ। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो हम परेशान हो जाते हैं कि अगर हमने कुछ सवाल पूछा या हमने अपनी जिज्ञासा पेश करी तो लोग क्या कहेंगे। ये जो एक टर्म है, लोग क्या कहेंगे, हाँ। हम इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा हम कहीं कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हम फ्रीली नहीं जी पाते। एक बच्चा अगर गिर भी जाए वो तो हंसता रहता है। हम अगर अपने ज़िंदगी में गिर जाए, हमको वो वी ट्रीट इट एज शेम, वी ट्रीट फेलियर एज शेम, जो कि बहुत बुरी बात है। आर्ट हमको सिखाती है कि फेलियर इज़ गुड। आप ट्राई करोगे, फेल करोगे, तभी आप कुछ सीखोगे, आप कुछ बन पाओगे। एंड आर्ट के माध्यम से सबके आर्ट को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। आप एक चरित्र को जिस तरह से देखती हैं, मैं उस तरह से नहीं देखती। सही कहा। मेरा कुछ और ओपिनियन हो सकता है। बिल्कुल। तो आर्ट गिव्स यू दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल। इसीलिए सबको अपने ज़िंदगी में 5 मिनट, केवल 5 मिनट आर्ट के साथ रहना चाहिए, बिताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देविका जी, आपने 500 से अधिक थिएटर प्रस्तुतियाँ की हैं, तो ये बताइए कि आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया? आपने जब थिएटर से इतना जुड़ाव रखा तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने महसूस की? One thing is acceptance of vulnerability. ओके। I am not perfect. Perfection बहुत बड़ा एक हमें प्रेशर देता है that you have to be perfect. जो चीज़ है 100% कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। आप हमेशा सीखने की ललक रखोगे, सीखने का मन की मंशा रखोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। और दुनिया हमारे चारों इर्द गिर्द दुनिया हमारी बदल रही है। हम आज जो हैं 2 दिन बाद हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हम उस हालात में कैसे अपने आप को ढालेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए ना। तो मैंने यही सीखा है कि अपने आप को ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट मत करो। और एक तो ये है, लोग क्या कहेंगे इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। वो इंडिपेंडेंस जो मिला है, मेंटल इंडिपेंडेंस, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है जो थिएटर ने मेरे को दिया है, राइटिंग ने मेरे को दिया है। आई विल से आर्ट्स
ऑन अ होल आर्ट्स ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। हाँ, मैं ये जानने के लिए बेशक कौतूहल रखती हूँ कि लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है, पर मेरी भावनाएं क्या हैं उसका वैलिडेशन मेरे को नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वो होना भी नहीं चाहिए। आपने थिएटर की बात की, मैं थिएटर से जुड़ी एक और बात जानना चाहूँगी कि आपको थिएटर ने एक अच्छा अभिनेता बनाया है या एक बेहतर इंसान बनाया है? पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं 3 साल की उम्र से स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। जी जी। तो उस समय तो ज़्यादा नहीं, उस समय बस तालियों की गूंज मेरे कानों पे पड़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जी। और मैं चाहती थी कि ये कंटिन्यू रहे ज़िंदगी में, ये कभी जाए ना मेरे ज़िंदगी से। हाँ। तब तो वो ख्याल था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, ज़्यादा नाटक किए और ज़्यादा चरित्र किए, पात्र किए और लोगों को समझने की जो मंशा मेरे अंदर आई, उसके वजह से मैं एक बेहतर इंसान बन गई हूँ। जैसे मैंने कहा, आई हैव बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं कंप्लेन नहीं करती। मेरे को ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आए, मैं उसे सॉल्व करने का सोचती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि भाई ज़िंदगी ने मेरे को ये चुनौती क्यों दी है। चुनौती दी है तो भाई किसी कारणवश दी है, वो समझ में भी आ सकती है या बाद में आ सकती है, वो बात की बात है। पर पहली बात है कि जो चैलेंज आया है उसे कैसे निपटाया जाए। तो आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन और बहुत लोग मेरे से प्रेरित होते हैं। मेरे से बात करके उनको बहुत काम महसूस होता है, उनको अच्छा लगता है मेरे साथ बातें करना। आई थिंक दैट वाइब दैट आई जनरेट और द एनर्जी, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर्ट्स, मेनली राइटिंग एंड थिएटर। नहीं, वो एनर्जी तो बिल्कुल हम भी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस या पूरा व्यक्तित्व कैसे बदल जाता है? अगर हम देखें कि परफॉर्मिंग आर्ट से इंसान जुड़ता है तो क्या बदलाव होते हैं उसके अंदर? वो कैसे अपने आप को परिवर्तित महसूस करता है, कैसे बदल जाता है? एक तो पहली बात, आप स्टेज पे चढ़ते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होता है, नो रीटेक। हाँ, 1 टेक में आपको ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करना है। हाँ, कैसे करते हैं? तो वो उतना फोकस, डिसिप्लिन, वो फोकस और डिसिप्लिन आपके दिनचर्या में घुस जाती है। आपके डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो अपने दिन में भी, बाकी कामों में भी। हाँ, उसके वजह से और एक चीज़ होता है, स्टेज फियर चला जाता है। आप पब्लिक को फेस करने की का कॉन्फिडेंस रखते हैं। आपको वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि वी फियर रिजेक्शन। वी फियर रिजेक्शन अगर अच्छा नहीं लगा ऑडियंस को। पर थिएटर कहता है कि नहीं, जो भी पात्र है, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, स्टेज इज एन एक्टर्स मीडियम। सिर्फ एक्टर को पता है कि स्क्रिप्ट क्या है, ऑडियंस को नहीं पता है। एक्टर जो करेगा ऑडियंस वही देखेंगी। तो जब इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिला है, वैसी दुनिया में आप कॉन्फिडेंस तो मिलना जरूर बहुत जाहिर सी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज़ मैंने जो सीखी है वो दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। जब आप किसी इतना फोकस, इतना डिसिप्लिन से एक चरित्र पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खुद के अंतर्मन को भी जानते हैं। आप ये पहचानने लगते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। और कभी कभार ये होता है, आई विल कोट एन एग्जाम्पल हियर। एक बार हुआ था, मेरा ऑफिस का दिन अच्छा नहीं गया था जी। तो ऑफिस से वापस आके मुझे बड़े मायूस महसूस हो रहा था, मायूसी थी, क्योंकि अच्छा दिन नहीं था ऑफिस में। तो मैं जैसे ही वो कैरेक्टर का प्रैक्टिस करने लगी, मुझे बहुत खुशी मिली। दैट वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर मी, कि मैंने
चरित्र को, पात्र को अच्छे से निभाया है, हाँ। कुछ तो सक्सेस हुआ मेरे को। तो आई थिंक थिएटर गिव्स यू दैट फ्रीडम, दैट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ। आप कंपेयर करना छोड़ देते हो अपने आप को किसी दूसरे से। आप सोचते हो, हर दिन सोचते हो आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाओगे अगले दिन। आप अपने ऊपर काम करना लग जाते हो। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड लेसन दैट आई हैव लर्न, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड माइंडफुलनेस। बिल्कुल। देविका जी, आजकल का जो युवा है, खासकर अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि मेरे जो कई दर्शक हैं वो युवा वर्ग हैं और वो परफॉर्मिंग आर्ट में अपना करियर देखते हैं, तो अगर वो अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टिप्स देंगी? साथ ही ये भी है, हमने महसूस किया है, देखा है कि वो मेहनत से थोड़ा बचते हैं। करियर तो बनाना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उस क्षेत्र में हैं तो आपकी जो राय है वो बहुत मायने रखेगी। पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी करियर बनाने के लिए आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखिए, आप अगर किसी और फील्ड में भी जाएंगे, आप पहले स्कूल पास आउट करते हैं, फिर कॉलेज में डिग्री लेते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर जाके आपको कोई जॉब मिलती है। तो कितना साल हुआ? 12 + 3 15 + 3 18। 18 साल आप वही एक चीज़ करते रहते हैं। बट थिएटर में आप उतना टाइम नहीं देना चाहते क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है आपको शुरुआत में। एंड आई वुड से थिएटर हैज़ नॉट बीन मोनेटाइज्ड येट, इज़ नॉट येट कमर्शियली सक्सेसफुल। कहीं कहीं जगह पे भी। तो व्हाट आई विल से इज़, कोई भी अगर थिएटर करना चाहता है, मैं कहूँगी कि आप रेगुलर जॉब करिए, रेगुलर जॉब करिए, पर उसके साथ साथ थिएटर भी कीजिए या कोई भी दूसरा आर्ट फॉर्म कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लाइफ में एक बैलेंस बनी रहेगी। सही कहा। देखिए, आप हमेशा, अभी हम काम किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, पर हमें मन की भूख भी तो मिटानी है ना। खुश कैसे रहोगे आप अगर वो बैलेंस नहीं? सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा? मनी कांट बाय सेटिस्फैक्शन। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, ये बहुत डिबेट भी हुआ है इस पे मेरे साथ। मैं पूछती हूँ, मनी से, पैसे से आप चीज़ खरीद सकते हो, खुशी नहीं खरीद सकते। खुशी एक अंदरूनी एहसास है, वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो 5 मिनट 10 मिनट आप बिताइए अपने आर्ट के साथ, उस खुशी के लिए। इट बी काइंड टू योरसेल्फ। सही कहा आपने। हम युवा की बात करें देविका जी, कई लोग ऐसे होते हैं या कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, उसकी जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो बहुत औसत है, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो असाधारण है, वो बहुत मेहनत कर सकता है। तो क्या वो अच्छा कलाकार बन सकता है? एक अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या टैलेंट ज़रूरी है या फिर उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी सेंसिटिविटी ये ज़रूरी है? कैसे वो बन सकता है? मैं ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मोनिका जी। मैं ये आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि पहली बात है एहसास करना होगा ज़िंदगी को। वो एहसास करने के लिए आपको तजुर्बा होना चाहिए। बिल्कुल सही। तजुर्बा कैसे आएगा? आप पढ़िए, लोगों से मिलिए, थिएटर देखिए, थिएटर में जितने भी लोग हैं उनसे जुड़िए, उनकी जर्नी के बारे में। अभी का दौर में आपको बोलती हूँ, पीपल आर ओनली लर्निंग अबाउट द सक्सेसफुल पीपल हु आर सेलिब्रिटीज। वो सेलिब्रिटी बने कैसे, उनका जर्नी क्या था, स्ट्रगल क्या था। आप जब वो जानोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है उसमें। क्या आप वो जर्नी तय कर सकते हो अपने लिए? क्या आप उस रास्ते पे चल सकते हो? कि बिकॉज थिएटर गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो। हो सकता है आपका एक प्रोग्राम या एक शो अच्छा नहीं हुआ हो, लोगों ने बोल दिया कि ठीक है अच्छा हुआ है, आपको अंदर से खुशी नहीं मिली, तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना।
वो परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग वर्कशॉप करिए। मैं 500 से ज़्यादा वर्कशॉप की हूँ थिएटर में। हर वर्कशॉप के मेंटर ने कुछ ना कुछ सिखाया है मेरे को। और मैं बोलती हूँ कि मैं जो भी बेहतर कलाकार बन चुकी हूँ अभी, वो बिकॉज ऑफ माई मेंटर्स। और मेरे सीखने की इच्छा तो थी ही, पर अगर मुझे कोई दिशा दिखाने वाला कोई नहीं मिलता तो कैसे बढ़ती मैं आगे, कैसे बढ़ती मैं आगे। तो मैंने भी बहुत ट्राई किया। तो मैं कॉलेज के बाद से जहाँ भी जाती थी, जिस भी जगह पे शहर में, पहला काम ये होता था कि थिएटर कहाँ पे है, थिएटर वर्कशॉप कहाँ हो रहा है। इस तरह से मैंने वर्कशॉप किया, बहुत सारे वर्कशॉप किए, बहुत सारे दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया। मैंने मकरंद देशपांडे जी के साथ बात किया है, गिरीश कर्नाड साहब, लेट गिरीश कर्नाड साहब, उनके साथ बातें किया है, लेट रतन ठाकुर साहब, उनके साथ बात किया है। फिर रजत कपूर बॉम्बे के जो ब्योमकेश बख्शी बनने थे, उनके साथ उनका वर्कशॉप किया है। फिर केरला में जाके कलरीपयट्टू का भी वर्कशॉप किया है। आई थिंक आई हैव डन वर्कशॉप्स ऑल अक्रॉस इंडिया। इसीलिए मेरे को दूसरे प्रांतों के कल्चर के बारे में भी पता चला। और एंड आई हैव बिकम गुड इन सेल्फ डिस्कवरी। तो यही मैं बोलूँगी लोगों को कि देखिए, अगर आप थिएटर में करियर बनाना चाहते हैं, करियर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। करियर ऐसी चीज़ होती है, पैसा तो देना ही है, तो पैसे के लिए हो सकता है आप कुछ और करिए, जहाँ से पैसा मिल रहा हो, जॉब करिए, पर जॉब के साथ साथ क्राफ्ट को सीखिए। वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आप 18 साल पढ़ने के बाद आप जॉब के लायक हुए हैं, एटलीस्ट आप 5 साल दीजिए सीखने के लिए। उतना तो बनता है ना। बिल्कुल। आपने अभी थिएटर की बात की, जिक्र किया 500 से अधिक वर्कशॉप की। एक और बात है कि इतनी वर्कशॉप की, इतना थिएटर से जुड़ने के बाद इंसानों का ऐसा कौन सा सच जिससे आपका सामना हुआ, अगर उसका आप जिक्र करना चाहें, कुछ ऐसा सच जो निकल कर बाहर आया उस दौरान कि ये तो मुझे नहीं पहले पता था, ये थिएटर करने के दौरान? बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा। लोग हमेशा सच नहीं बोलते हैं। लोगों में दे से ना, दे वेयर अ मास्क, फसाड। तो अपने असली ज़िंदगी में भी मुखौटा पहने हैं। अपने आप को व्यक्त करने की भाषा नहीं है उन लोगों के पास। बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने आप को व्यक्त करने में। इसीलिए ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को जानते नहीं हैं, अपने आप को पहचानते नहीं हैं। और कभी कभार हम बहुत डरते हैं अपने आप को पहचानने से, कि अगर हम में इतना सेल्फ अवेयरनेस आ गया तो हम अपने आप के ही दुश्मन बन जाएंगे। तो उस भावना से भी लोग डरते हैं। कभी कभार इसलिए कतराते हैं कि वो मेडिटेशन या फोकस एक्सरसाइज बोलिए, वो नहीं करना चाहते हैं। कभी कभार बहुत ऐसा भी हुआ है, कुछ पात्र ऐसे हुए हैं कि जिनसे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सच प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने ज़िंदगी को इतना बदला कि उसके बाद उस पात्र से निकलना उनके लिए एक चैलेंज बन गया। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि किस तरह से एक कैरेक्टर में जाना, किस तरह कैरेक्टर से बाहर आना, और किस तरह से अपने पर्सनल लाइफ को उस कैरेक्टर से अलग रखना, वो एक अच्छी बात मैंने सीखी है। बिल्कुल। देविका जी, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले एक रैपिड फायर राउंड हम करना चाहेंगे। मैं आपसे 1 वर्ड में जवाब चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि सिर्फ एक ही शब्द में मुझे जवाब मिलेगा। ठीक है। थिएटर या सिनेमा? थिएटर। टैलेंट या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन।
सक्सेस और पीस। पीस। आर्ट इन वन वर्ड। अच्छा। आर्ट इन वन वर्ड, मैजिकल। मैजिकल। एआई इन वन वर्ड। एनेबलर। एक क्वालिटी जो एक वक्ता में होनी चाहिए, जो स्पीकर है उसमें होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस। एक क्वालिटी जो एक आर्टिस्ट में होनी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी। अगर आपको पूरी ज़िंदगी को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में आपकी, तो क्या क्या होगा वो? लाइफ चेंजिंग। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे जवाब मिले मुझे। Thank you. हम बैक स्टेज फेमिनिज्म की बात कर रहे थे, मैं अब उस पर आती हूँ। सबसे पहले थिएटर की बात करना चाहूँगी कि थिएटर में, सिनेमा में आजकल जो महिलाओं की भूमिका बताई जाती है, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव तो आया है, इस बात से आप भी एग्री करेंगी। वो बदलाव आपको क्या लगता है कि वो ठीक है या कुछ और बदलाव की ज़रूरत है? आजकल महिलाओं को सशक्त बताया जाता है, दिखाया जाता है। तो पहले सिनेमा और थिएटर की महिलाओं पर हम बात करेंगे, फिर हम उसके आगे जाएंगे। ठीक है। तो सिनेमा और थिएटर में महिला चरित्र का प्रदर्शन, ऑब्वियसली वी नीड बेटर स्क्रिप्ट्स, वी नीड बेटर स्क्रिप्ट्स डेफिनेटली, बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है जी। हम क्या है, बहुत एक्सट्रीम्स में डील करते हैं, इधर दिस और दैट, पर जिंदगी वैसी नहीं होती है। जिंदगी एक मिड पॉइंट पे आके समझौता होता है, दैट इज लाइफ। यू हैव टू कम टू अ मिड पॉइंट एंड देन से ओके दिस इज माई लाइफ। इट कैन नॉट बी दिस और दैट। आप कभी कभार दिस करेंगे, कभी कभार दैट करेंगे, बिल्कुल यही होती है जिंदगी। पर मैं ये भी बोलती हूँ कि ज़्यादा ग्लोरीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बैंड बाजा के साथ अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू। महिला जब माँ बनती है, और एक मैं हमेशा, लोग बहुत डिबेट करते हैं इस बात पे, मैं बोलती हूँ एक बात सोच के देखो कि एक महिला को ये शक्ति क्यों मिली है कि वो एक बच्चा पैदा करे, वो बच्चे को गर्भ में रखे, एक नई जिंदगी को जन्म दे। कभी सोच के देखो कि ये शक्ति क्यों दी गई है, क्योंकि हम में वो क्वालिटी है। तो मैं कहती हूँ, अगर यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, अ वुमन इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, हमको जो चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें एम्पावरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें, और हमें लेबल्स भी नहीं चाहिए। सुपर वुमन नहीं हूँ मैं। हाँ, अगर मैं 4 काम एक दिन में एक साथ कर सकती हूँ, आई एम ए मल्टीटास्कर, आई एम नॉट अ सुपर वुमन। मेरे में टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स है, डिसिप्लिन की स्किल्स है, इससे मैं सुपर वुमन नहीं बन जाती। सुपर वुमन एक्चुअली मेरे को वो इस तरह के लेबल्स मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। आप क्या रहने दो, नॉर्मल इंसान रहने दो। देखो, आप भी सीख सकते हो। आप में अगर वो डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट का, टाइम का सेंस है, तो आप भी 4 काम कर सकते हो, 4 काम कर सकते हो दिन में। मैं एक एग्जांपल दूंगी। तो मैं कॉर्पोरेट जॉब के साथ मैं थिएटर रिहर्सल भी करती थी और लेखन भी लिखती थी जी। मेरी दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती है। अच्छा। 4 से 6 बजे मैं लिखती हूँ, 2 घंटा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ओके। 4 से 6 बजे मैं लिखती हूँ। हर दिन मेरे को लिखना ही है, वो एक रूटीन है मेरा। नहीं लिखने से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। निकाल लेनी चाहिए अपनी भड़ास कई बार। शुरुआत कैसी होनी चाहिए, दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, वो लेखन से ही आता है मेरे को, जरूरी है वो। फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ। उसके बाद ऑफिस के सारा काम बड़े सहनशीलता से करती हूँ, डिसिप्लिन से करती हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं आता ऑफिस में जी। उसके बाद ऑफिस जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद
थिएटर पे जाती हूँ। ओके। थिएटर में जाके वापस आते आते 9:30-10 बज जाता है। सो 4 से 10:30 अ पर्सन कैन डू दिस। बिल्कुल, दोनों भूमिका बखूबी निभा रही हैं आप अपने। क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है, वो मेरा प्रायोरिटी है। सही कहा। एंड और जब लोग बोलते हैं, अगर मैं बोलती हूँ, अगर आप में शारीरिक संतुलन नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। पर अगर आपके में शारीरिक बल है, तो वो मानसिक बल ढूंढने में आपको प्रॉब्लम क्या है? सही बात है, वो भी ढूंढ सकते हैं। वो भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। और एंड इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। आप कौन सी चीज को महत्व दे रहे हो अपने जिंदगी में? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कभी कभार हमारे जो भी डिसीशंस भी नहीं कहूँगी मैं बोलूँगी हमारे जो भी काम हैं, या कभी कभार हमारे अपने नहीं होते, किसी के दिखाए हुए रास्ते में हम चल रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो अपने खुद की होगी, आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, नहीं होगी। उल्टा लोग आपसे प्रेरित हो जाएंगे कि हाउ कैन यू डू दिस। और मैं ये भी बोलूँगी, इसमें बहुत बाधाएं भी आती हैं। पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन, बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं। आपको वो सब नेगेटिव एनर्जी लेना ही नहीं है। आपको तय करना है आपके ज़िंदगी में किसकी मान्यता ज़्यादा है, क्या मायने रखता है, और आपके ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हम क्या करते हैं, कभी कभार ब्लेम कर देते हैं कि फलाने के वजह से हुआ, पेरेंट्स के वजह से हुआ, पार्टनर के वजह से हुआ, पार्टनर ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया मेरे को, ऑफिस में इतना काम था, मेरे को नहीं करना, मैं नहीं कर पाई। एक्सक्यूजेस बहुत हो गए। आपको तय करना है कि आप कंप्लेन ही करते रहोगे या सॉल्यूशन निकालोगे। बिल्कुल। और वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात आती है, मैं कहती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम में काबिलियत है, पर हमारा मेंटल कंडीशनिंग बचपन से ऐसा ही हुआ है कि तुम्हें एक स्थित रास्ते पे ही चलना है। वो रास्ता हमारे माँ बाप ने दिखा दिया है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होने चाहिए। सोसाइटी ने दिखा दिया है। सोसाइटी हर पल याद दिलाती है कि तुम्हारा रास्ता ये है, बस इसी पे चलना है। पर आपको डिसाइड करना है। आप सोसाइटी का सुनोगे तो आप नहीं बढ़ोगे खुद से। जिंदगी की बागडोर किसके हाथ में है, आपके या किसी तीसरे इंसान की? किसी और के हाथ में रिमोट क्यों हो? हमारी रिमोट जब दूसरे के हाथ में होगा तो फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि आप कुछ बन नहीं पाए जिंदगी में, या आपको मौका नहीं मिला। Like I also say, financial independence is very important for women. कुछ साबित नहीं करना है हमको, बट अपने सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अभी भी पेट्रियार्की है। बिल्कुल। पेट्रियार्की एक सोच है जिसको और कई 100 साल लगेंगे जी, और कई शतकें लगेंगी पेट्रियार्की को जाने में जी। वो एक मंशा है और बहुत डीप रूटेड है। और सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी पेट्रियार्कल हैं। पेट्रियार्की इज अ वे ऑफ लाइफ, इज अ स्टैंडर्ड दैट यू सेट। वो स्टैंडर्ड से अगर आपको बाहर निकलना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और आपको अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस दिन आप ये कर पाओगे, आप जान पाओगे कि आपको कभी एम्पावरमेंट की ज़रूरत थी ही नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं इसी पर ही आगे बढ़ रही थी कि महिला, कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो सोसाइटी में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी महिला ने किसी महिला के साथ कुछ गलत कर दिया, आमतौर पर उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। नहीं की जाती। इस पे आपके विचार जानना चाहूँगी। डेफिनेटली इसकी चर्चा करनी चाहिए, बिकॉज एज आई सेड, पेट्रियार्की इज अ माइंडसेट। अगर
कोई महिला अपने घर में या इर्द गिर्द पेट्रियार्की ही देख रही है तो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। वो वैसा ही करेगी दूसरी औरतों के साथ भी। Absolutely. और अगर कोई दूसरी महिला इंडिपेंडेंट हो उसे वो पसंद नहीं आएगी, वो उसे पुल डाउन करने की कोशिश करेगी। इनसिक्योरिटी इज अ वेरी वेरी बिग थ्रेट टू एनीबॉडी, एनी इंडिविजुअल। इनसिक्योरिटी इज अ वेरी बिग वीकनेस। पहले आप पूछो कि आप इनसिक्योर क्यों हो। वो कोई नहीं पूछता, कोई अपने आप से नहीं पूछता कि आप इनसिक्योर क्यों हो। हाँ, वो जवाब मिल जाएगा तो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी ना। नहीं हाँ. और दैट इज व्हाट आई से, एक्सेप्टेंस ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। भाई ठीक है, आज मैं इस जगह पे हूँ, कोई और मेरे से आगे चल रहा है, मैं उससे प्रेरित हो सकती हूँ, हाँ, उसकी जिंदगी से प्रेरित हो सकती हूँ। मुझे वही चीज करना है, ये जरूरी नहीं है, पर मैं उसके वैल्यूज को ले सकती हूँ। हाँ. कि उन्होंने क्या डिसिप्लिन मेंटेन किया, उन्होंने किस वजह से वो इतने आगे बढ़े, सक्सेस क्यों आया उनको। वो इंस्पिरेशन ले सकते हो। उसके बाद आप ढूंढ सकते हो कि आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो। बट इतना सोचने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, वो एफर्ट कोई डालना नहीं चाहता। हम बड़े अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से खुश हैं, ठीक है, कुछ भी होता हो, चल रही है ना, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा ना। सही कहा। मैंने कहा जब उम्र है आप, when age is by your side, why don't you try and explore? Like मैं बोलूँगी, मैं 40 के ऊपर हूँ जी। मैंने अभी एक फैशन शो में पार्टिसिपेट किया जी। मेरा फर्स्ट रैंप वॉक था। वाह, क्या बात है। स्कूल कॉलेज में किया था रैंप वॉक, अभी नहीं किया। इतने सालों बाद थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ कि क्या, ग्रूमिंग सेशंस हुआ, सब कुछ हुआ। लोगों ने बोला बहुत अच्छा कर रहे हो, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो जी। इट इज ऑल अबाउट ट्राइंग। अपने आप को बस एक मौका दो। बिल्कुल, वो मौका कोई आपको प्लेट में परोस के नहीं देगा भाई। सही कहा, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। वो मौका आपको खुद कोशिश करके ढूंढना होगा। उतना भी एफर्ट नहीं लगाओगे तो जहाँ पे हो वैसे ही रहो, वैसे ही रहेंगे। फिर ग्रोथ के बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट प्रोग्रेस। बिल्कुल, मैं वही बोलती हूँ। और ऐसा मैंने मेरे बहुत सारे ये भी हैं, महिलाएं हैं जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ जी। एक एपिसोड, एक एनेक्डोट में शेयर करना चाहूँगी जी। तो एक कुछ नया कर रही थी मैंने मार्केटिंग से शिफ्ट किया था एक नए प्रोफाइल में। ओके। तो मेरी जानकार हैं, वो उसी प्रोफाइल में है 5 साल से। उन्होंने बोला तुमको कैसे मिल गया ये, तुम तो इस बैकग्राउंड से ही नहीं हो। अच्छा। मुझे समझ में नहीं आया कि इस वाक्य का मतलब क्या था। हाँ। मतलब तुम मेरे सक्सेस से खुश नहीं हो क्या, या मतलब वाई दिस क्वेश्चन। मैं आपके कंपनी में तो मैं आपके कंपनी में तो नहीं काम कर रही ना जी। आपका पोजीशन तो थ्रेटन नहीं हो रहा ना जी। तो मैं उस लाइन में आई हूँ, उस प्रोफाइल में आई हूँ और ट्राई कर रही हूँ। ये आपको अच्छा नहीं लगा, और इस तरह से ताना मारने का क्या जरूरत है। एक ने ऐसे भी बोला अच्छा आपको जॉब मिल गई। मैंने कहा ये सारी बातें बहुत चुभती हैं, बहुत चुभती हैं कि भाई एक महिला हो के आप दूसरी महिला से ऐसे पूछ रही हैं, आपको क्या अच्छा लगेगा कि मैं काम ना करूं? आपको मुझे कैसे देखना है? हाँ, क्या खुशी देगा हाँ। आपको? एंड आप क्यों ऐसा सोचते हो? इसका मतलब यही है कि आप अपने काबिलियत पे शक करती हो। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है? आप भी बन सकती हो, आपने ट्राई नहीं किया कभी। हाँ। क्योंकि ट्राई करने में मेहनत लगती है, एफर्ट लगती है। हाँ। आपने नहीं किया। अगर कोई कर रहा है उसको एनकरेज
भले ही ना करो, पर डिस्करेज मत करो, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली डिस्करेज मत करो। और मैंने ये बहुत देखा है, मेरे को बहुत दुख होता है कहने में कि अगर महिलाएं दूसरी महिलाओं को सपोर्ट करेंगी तो देश एक बहुत अच्छा सोसाइटी बन जाएगा, लिवेबल सोसाइटी। तो मुझे मालूम नहीं, हम भी 2 महिलाएं हैं जो बात कर रही है, हमारे आपस में कोई जलन नहीं है, बिल्कुल। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, या आप किस लेवल पे पहुंचे हो अपने जिंदगी में। क्या इस तरह के डायलॉग्स हो नहीं सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, इस तरह का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बदलाव चाहिए तो होना ही चाहिए। और आप ये फालतू के सवाल पूछना बंद कर दो कि आपके घर में कौन है, निजी सवाल पूछना बंद कर दो। वो कटाक्ष क्यों करना है? कटाक्ष मत करो, निजी सवाल मत करो, निजी सवाल मत करो। आपको क्या मिलेगा मेरा पर्सनल लाइफ जान के? क्या मिलेगा आपको? आप मेरे घर में थोड़ी ना रहने आ रहे हो, तो आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ भी चले? आप अगर कुछ मुझसे सीखना चाहते हो, आप उसके बारे में पूछो। तो वो मंशा जब तक नहीं आएगी, आई थिंक बहुत प्रॉब्लम रहेगा, बहुत प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल। आपने देविका जी इनसिक्योरिटी की बात की। आजकल देखा जाता है सोसाइटी में कि यूथ, या मैं कहूँ यूथ नहीं, सभी, हर जनरेशन, सभी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनमें वो पेशेंस ख़त्म हो गया है। तो क्या हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, या हमको अपनी भावनाओं को समझना नहीं आता? क्या ये रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप आर्ट से जुड़ी हैं, थिएटर से हैं, तो आपका जो आप जो कहेंगी वो बहुत मायने रखेगा इस फील्ड में। तो मेरी जो किताब है द माइंड गेम जी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करती है। बहुत ज़रूरत है आजकल सोसाइटी में, हर उम्र के इंसान को वो पढ़नी चाहिए, बिकॉज वी हैव बिकम वेरी इंटॉलरेंट। अब आप बताइए, एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने के लिए लोगों के पास धैर्य नहीं है। पहले जब आप एक स्ट्रेंजर से मिलते हो, आप पहला प्रश्न क्या पूछते हो? आपका नाम क्या है? उसके बाद पूछते हो, फैमिली में घुस जाते हो, और सोशल स्टेटस में पूछ देते हो, अगर लड़की है तो शादी हुई कि नहीं। क्यों जानना है आपको? शादी हुई, जॉब है कि नहीं, है। ये सारे चीजें क्यों? वी आर मेकिंग आवर वर्ल्ड सो नैरो। लाइक मैं बोलती हूँ, मैं जब मिलती हूँ किसी से, लाइक अभी किसी टीचर से मैं मिली थी, मैंने उनसे पूछा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने इतने साल टीचिंग में बिताए, आपको क्या सीखने को मिला? वो मेरे से बोली, आज तक मेरे को किसी ने ऐसा पूछा नहीं है, मेरे स्टूडेंट ने भी नहीं पूछा। बहुत कम लोग होते हैं जैसे पूछते हैं। मैंने कहा इसके लिए मैं कोई ऊंचे या उच्च ख्याल वाली नहीं हूँ, मैं आई एम ऑल्सो नॉर्मल पर्सन। हाँ, I have exposed myself to literature, arts, and to a world which is not of a gossiping nature. I think gossip करना ठीक है, बट थोड़े % तक ही। और क्या, I don't know, मेरे को अच्छा नहीं लगता gossip करना। दूसरे के बारे में बात करके मेरे को क्या खुशी मिलेगी? सही कहा। देखिए, और आप एंगर इसका पूछ रहे हैं, एंगर मैनेजमेंट का। एंगर मैनेजमेंट तब होगा जब आपको कारण पता होगा कि आप गुस्सा क्यों है गुस्सा। आपको पता ही नहीं है आप गुस्सा क्यों है, तो आप मैनेज क्या करोगे? कैसे करेंगे? रीजन ही नहीं पता आपको। आपको बस भीड़ में चलना है। एंड पेशेंस और एक चीज है, आप बताओ, सब लोग स्क्रीन टाइम को दोष देते हैं कि स्क्रीन टाइम है। टीवी जब आया तब भी ये दोष दिया जाता था, अभी स्मार्टफोन है, अब उसको दोष दिया जाता है। मैं कहती हूँ, दो लोग आपस में बात करना भूल गए हैं, क्योंकि अभी के ज़माने में
हम बात कैसे करते हैं, मैं जो कह रही हूँ वो आपको मानना ही पड़ेगा। थोपते हैं हम में सुनने की शक्ति नहीं है, वी डोंट हैव लिसनिंग स्किल्स। एब्सोल्युटली। आप जो इतने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुन रहे हैं, मैं जब बात कर रही हूँ या जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं चुपचाप आपका प्रश्न सुनने समझने की कोशिश कर रही हूँ जी। कितने लोगों के पास इतना टाइम है? लोग बोलते टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। आप मेंटली इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको खुद ही नहीं मालूम कि आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है। बिल्कुल। आप दूसरों से बात करना नहीं जानते। सोशल एंजाइटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ। बिल्कुल। और मैं बोलती हूँ, इंडिया में कभी लोनलीनेस का प्रॉब्लम आएगा मुझे नहीं मालूम था। मुझे नहीं पता था। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि इंडिया में लोनलीनेस का प्रॉब्लम है। हम ऐसी प्रथा से आए हैं जो जॉइंट फैमिली से स्टार्ट हुई थी। जॉइंट फैमिली मीन्स 3 जनरेशन स्टे टुगेदर। हाँ ठीक है, मनमुटाव उसमें भी था, झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं। अगर मेरे अगर मेरी माँ ने कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अपनी चाची या मामी से जाके बात करूंगी, बट शेयर तो करूंगी ना किसी से। और पहले फैमिली टाइम बहुत मायने रखता था। आजकल क्या है, 2 लोग पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं एक ही छत के नीचे। कम्युनिकेशन नहीं है। उनका भी फिर अपना मी टाइम होता है। मी टाइम मुझे समझ में नहीं आता ये मी टाइम का कॉन्सेप्ट। भाई देखो, 2 लोग हैं, 2 लोग में क्या मी टाइम चाहिए आपको? फिर आपने शादी क्यों की है अगर मी टाइम ही चाहिए? सही बात है। हम ना बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं टाइम को लेके, रिलेशनशिप को लेके। कहीं ना कहीं वो अहंकार आ गया है। मैं भी काम करती हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ ऑफिस में जाके। तो वो एक अपनी आइडेंटिटी को देखो, मैं कहती हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, बट इट शुड नॉट बिकम योर ईगो। हाँ, करेक्ट। उसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखो, आप अपनी जिंदगी के जो भी, देखो जिंदगी, एक शादी की बात करूँगी, मैरिज इज सस्टेनेबल 4 पहियों वाली गाड़ी होती है। अगर एक भी डगमगाया तो वो गिर जाएगी, टूट जाएगी। बिल्कुल। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरा पार्टनर क्या करता है, मैं क्या करती हूँ। नहीं है, पूरक है एक दूसरे के। बिल्कुल पूरक हो ना। जो आप नहीं करते वो करता है, वो नहीं करता तो आप करती हैं। एंड नोबडी इज परफेक्ट। आप में जो खामियां हैं उसमें नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट करके, वो एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगा खुद से। बिल्कुल। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम, एंगर इज अ प्रॉब्लम। हम उतना माइंडफुल ही नहीं है, उतना अवेयर ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं हम सुनते नहीं हैं खुद को। कैसे चलेगा? देविका जी, आपने अभी द माइंड गेम बुक का जिक्र किया। द माइंड गेम जो आपकी बुक है, उसमें वो मन की जटिलताओं पर बात करती है। तो क्या आज हमारे मन में हमको दुनिया के बाहरी लड़ाई लड़नी है, या अपने मन के भीतर जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जो चल रही है, पहले उसको लड़ लें, बाद में बाहर की दुनिया की लड़ाई को लड़ें? क्या कहना चाहिए? बाहर की दुनिया को लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भीतर की लड़ाई लड़ो पहले नहीं, क्योंकि बाहर की लड़ाई अगर आप पे ज्यादा हावी है तो आप अपने अंतर मन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वाह, बिल्कुल। आपको क्या चाहिए? आपको खुशी चाहिए इन द रियल सेंस? डू यू वांट पीस ऑफ माइंड और डू यू वांट स्टेटस? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? वो तय करें आप। लाइक मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, आपने इतने अवार्ड जीते हैं, आप किसी से भी बात कर सकती हो, आपको कभी लगता नहीं है। मैंने कहा क्या लगना चाहिए मेरे को?
लगना क्या चाहिए, मुझे तो ये नहीं समझ आता। क्या लगेगा मेरे को? नेशनल अवार्ड मिला, वो मेरे काम के लिए मिला। मैंने वो फिल्म में रोल अच्छा किया, इसलिए नेशनल अवार्ड मिला। और जो भी रिकग्निशन मिला है मेरे काम के वजह से मिला है। लोग मुझसे बात करते हैं बिकॉज वो मेरे ज़िंदगी से प्रेरित है, मेरी जर्नी से प्रेरित है। तो इसका मैं क्या करूं? मैंने जो ज़िंदगी जी है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी है। कभी भी मेरा एक्सटर्नल वैलिडेशन का कभी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा है। और ये थॉट प्रोसेस रखने के वजह से मैं आपको कहती हूँ मोनिका जी, आई एम सो पीसफुल। अगर कल मौत भी आ जाए कल के दिन, तो मुझे कोई गिला नहीं है। आई कैन डाई टुमारो, आई डोंट फियर डेथ एनी मोर। नहीं, आपको ईश्वर लंबी उम्र दे। अभी ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे साथ होने हैं देविका जी। तो हम अब क्लाइडोस्कोप पे आते हैं। आपकी जो अगली बुक है बहुत चर्चित रही वो भी, उसमें हर एक कोण से तस्वीर जो है वो बदल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि असल ज़िंदगी में भी अगर हमारा नज़रिया हम बदल दें तो क्या जो नज़ारा है वो बदल जाएगा, अनुभव बदल जाएगा हमारा? डेफिनेटली, लाइफ इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। किसी भी सिचुएशन को देखने के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं। आपको कैसे देखना है, हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं जिस तरह से सोचती हूँ, आपकी सोच वो नहीं होती, बिकॉज आपका बैकग्राउंड, आपका एक्सपोजर, वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बनाया है उसने। बिल्कुल। मेरा एक्सपोजर, मेरा एजुकेशन, वो एक बिलीफ सिस्टम, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है वो। मैं उस नज़रिए से देखूंगी जी। डिफरेंस हो ही सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है जी। हमारा काम है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सम्मानित करना। और अगर कुछ थोड़ा 19-20 हो उसमें, बातचीत करो, हैव अ डायलॉग कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अगर मैं जो कह रही हूँ आप उससे ऑफेंड हो, या आपका बिलीफ सिस्टम के कॉन्ट्ररी हुआ है, पर्सपेक्टिव से कॉन्ट्ररी है, बात कर सकते बात करिए। बिल्कुल, एडल्ट हो आप, दो जिम्मेदार एडल्ट की तरह आप बात कीजिए। वो जड़ा करने का जरूरत क्या है इसमें, और आपको थोपने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वही सही है नहीं है, आप जो उसी तरह से आप जो कह रही हो वो भी सही नहीं है। एब्सोल्युटली। आपने अपनी जिंदगी एक तरह से बिताई है, मैंने अपनी जिंदगी अपने तरह से बिताई है। मुझे ये सही लगता है, ये गलत लगता है, आपको वो सही गलत नहीं लग सकता। हाँ, वो आपको कुछ दूसरा चीज सही गलत लगता है। मुझे इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं एग्री करूं। वी कैन एग्री टू डिसएग्री। बिल्कुल सही कहा आपने। वही तो एक मैच्योर एडल्ट होता है ना, हु कैन एग्री टू डिसएग्री। पर ठीक है, हम अपने आपसी रिलेशनशिप में वो खटास नहीं लाएंगे इसके वजह से। पर आजकल क्या हो गया है, इतना रेज है, इतना लोग गुस्सा हो जा रहे हैं कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूं तो बोलेंगे कि आप दोस्ती छोड़ दीजिए। हाँ, वो थोपने वाली, हम थोपने वाली वो अथॉरिटेरियनिज्म आ गई है। और अभी स्पेशली अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत तो है। अभी मुझे बहुत बुरा लगता है अभी कि भाई क्यों थोप रहे हो। ठीक है, तुम्हें अच्छी नहीं लगी या मेरी बात अच्छी नहीं लगी, संयमता से भी तो कह सकते हो ना। तो तर्क रखिए, अपने तर्क रखो ना। हाँ, डिबेट करो, डिबेट करिए, हेल्दी डिबेट करो। बिल्कुल हेल्दी डिबेट करो, डायलॉग तो करो। आप डायलॉग ही नहीं करना चाहते, आप सीधा फैसला सुना देते हो। या तो मानिए या नहीं, या रिश्ता खत्म कर दीजिए। एब्सोल्युटली। और अगर कोई इस पे खरा उतरता है, अगर रिश्ता तोड़ देता है, इसका मतलब आपका रिश्ता मजबूत था ही नहीं। बिल्कुल। तो दैट इज ऑल्सो पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस। इसमें आप स्मार्टफोन को दोषी नहीं दे सकते।
स्मार्टफोन को दोष देना कि स्मार्टफोन हम में ये फीड कर रहा है, आप प्रेरित क्यों हो रहे हो? आप एडल्ट हो ना, बच्चे तो नहीं हो ना। आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हाँ। वो लोग जानते हैं कि कौन सी चीज़ से प्रभावित होना है और कौन सी चीज़ से नहीं होना है, Absolutely. कौन सी चीज़ के लिए लड़ना चाहिए और कौन सी चीज़ के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो आप बच्चों से सीखिए फिर। बिल्कुल। अगर आप नहीं निर्णय ले सकते तो आप बच्चे से सीखिए। बुराई क्या है इसमें? बिल्कुल। बच्चे हो सकता है हमसे उम्र में कम हो सकता है तजुर्बे से ज़्यादा हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस दुनिया में पले बड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया देखी है जी। हमारे लिए तो आई वॉज ग्रोइंग अप इन 90s। हमारे लिए सोशल मीडिया को समझना, कैसे एल्गोरिथम काम करता है, वो सब बहुत नई चीज़ है। तो मैं रिएक्ट क्यों करूं उस पर? और हर चीज़ पे हर चीज़ पे अपनी टिप्पणी देना नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है। वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ में नहीं बोल सकते। हर चीज़ में अगर आप टिप्पणी देने लग जाओगे देन यू आर, आई डोंट नो, मैं उसको लेबल भी नहीं दे सकती। इसका मतलब यही है कि आपके पास काम नहीं है, दूसरा काम धंधा नहीं है। अगर आप हर चीज़ में कमेंट करते हो तो आप अपने इश्यूज सिलेक्ट कर लो। बिल्कुल। आपको कौन से इशू पे बात करना है, कौन से इशू पे नहीं बात करना है। लाइक आई विल टेल यू एन एग्जांपल। मेरे को एक टॉक के लिए बुलाया था जब माइंड गेम रिलीज हुई थी जी। दिल्ली में किसी कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी। तभी LGBTQ का वो बिल पास हुआ था 377। मेरे को बोला कि आप आइए एज अ स्पीकर। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई इस पे राय नहीं है जी। एंड द लॉ, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन लॉ हु विल टॉक अबाउट दिस, और ना ही मैं उस कम्युनिटी से हूँ। बिल्कुल। तो मुझे नहीं मालूम क्या बोलना चाहिए जी। मैं सिर्फ अपने कैमरा के लिए पोस्ट करने के लिए नहीं जाऊंगी उधर। ठीक है। I have to be responsible because I am going in public and I am making a public statement. हाँ, आप रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं नहीं आपके बुक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा बुक उसके बिना भी चल पाएगी। स्टंट है वो एक तरह मुझे नहीं चाहिए वो पब्लिसिटी स्टंट। तो लोगों को ये लाइन ड्रॉ करनी है कि उन लोगों को सिर्फ पब्लिसिटी PR स्टंट करना है या सच में अपनी बात एम्फसाइज करनी है। ये उनको लोग भी उनको सीरियसली नहीं लेंगे जो लोग सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी बोलते हैं। उससे चेंज नहीं आएगा। तो आप सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। आपने अभी सोशल मीडिया की बात की, अब मैं AI पर आती हूँ। AI का ज़माना है देविका जी, तो आपको क्या लगता है कि AI के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम एक डिवाइड कर रहे हैं, एक कैटेगरी वाइज? ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम कुछ लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी को हमेशा दोष दिया जाता है। इंटरनेट जब आया था तब इंटरनेट को भी बोला गया था कि बहुत ये है, ह्यूमैनिटी विल डाई। नाउ ह्यूमंस हैव टू मेक द चॉइस, क्या प्रायोरिटी लेगा। इफ यू अलाउ AI, वही जिंदगी की बागडोर किसके हाथ में होगी, आपके हाथ में या टेक्नोलॉजी के हाथ में? आपको डिसाइड करना है आप AI के साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे। आप नहीं करेंगे तो ठीक है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ जॉब्स वगैरह के लिए AI चाहिए, बट उसमें भी आप बैलेंस बना सकते हैं। ओके। आप 60-40 करिए, 60% ह्यूमन रखिए, 40% AI करिए। आपको डिसाइड करना है। और अगर कोई ज़्यादा ही उत्सुक हो या ज़्यादा ही लोभी बोलूँगी मैं, ज़्यादा ही लालची हो, जिसको पैसा जल्दी बनाना है, वो AI ज़्यादा करेगा क्योंकि उसका काम जल्दी हो जाएगा। स्किल सीखने का टाइम नहीं है उसके पास। जैसे मैंने बोला 18 साल पढ़ने के बाद आपको एक जॉब मिले, आपके पास उतना धैर्य नहीं है कि आप 5 साल भी लगाओ कुछ सीखने के लिए। जिस दिन वो परसिवियरेंस, डिसिप्लिन आ जाएगा
आप देखोगे एआई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एआई को भी कोई इंसान ही ट्रेन करता है, एआई खुद से नहीं ट्रेन होता। अब हमने ये भी देखा है एआई के अच्छे यूज भी होते हैं, बुरे यूज भी होते हैं। इंटेंट इज द मेन थिंग, ह्यूमन इंटेंट बिहाइंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। वो अगर साफ है तो फिर, वो अगर आपका मन साफ है, कॉन्शियस साफ है, आप उसको थ्रेट नहीं मानोगे। बिल्कुल। हाँ, आप 5 काम, जहाँ आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे वहाँ आप 5 प्रोजेक्ट पे काम कर सकोगे। वो आपके ऊपर है जी। उसी टाइम पे, उसी टाइम लिमिट में 8 घंटे में आप जहाँ एक प्रोजेक्ट करते थे आप 5 प्रोजेक्ट कर सकते हैं एआई के साथ। बिल्कुल। तो ये आपको डिसाइड करना है जी। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आई से a human being has choices. You are what is your choice. You are the result of your choices. आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आपने चूज किया एआई को अपना साथी बनाना। आप रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद अगर आपका स्किल सेट अगर कम हो जा रहा है, नेचुरल स्किल सेट, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। मेरे एक फ्रेंड है, वो स्मार्टफोन नहीं यूज करते। जिंदा नहीं है क्या? हाँ, उनका भी चल ही रहा है काम, चल रहा है, हो ही रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर हैं, किताब पढ़ते हैं, स्मार्टफोन नहीं, वो व्हाट्सएप में भी नहीं है। उनको उनसे अगर बात करना हो तो लैंडलाइन है जी, आज के ज़माने में लैंडलाइन है, नहीं तो ईमेल करो। वाह। वो बोलते हैं मैं व्हाट्सएप नहीं करूँगा। उनका भी चल ही रहा है काम, चलता है, सबका काम चलता है। दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दुनिया से वंचित हो जाएंगे आप। कौन बना रहा है भाई ये? कौन बना रहा है? अगर पूरी इफ द होल कम्युनिटी रिजेक्ट्स द टेक्नोलॉजी, जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाया है वो भी ले लेगा ना वापस। ट्रू। द कम्युनिटी हैज टू डिसाइड व्हाट दे वांट। बिल्कुल। देविका जी, परफॉर्मिंग आर्ट में मेरे जहन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि अगर कोई अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को या अपने कॉन्फिडेंस को बदलने के लिए, अच्छा करने के लिए कला से कुछ 3 टिप्स लेना चाहे, तो कला ऐसी कौन सी 3 टिप्स उसको देगी जिससे वो और बेहतर बन जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है और यूथ के लिए बहुत अच्छा सवाल है। और अगर कोई अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहता है, उसके लिए थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोगों में स्पीच इशू है, स्लरनेस। जी, हाँ। थिएटर वो स्लरनेस हटा देती है, क्योंकि वो स्लरनेस डर से आता है। वो फीलिंग डर से आता है, डर से आती है। आपको ऑडियंस के सामने बोलने में झिझकता नहीं होती। बिल्कुल। आप नहीं झिझकते, कॉन्फिडेंस आता है जी। 100 लोग हो, 200 लोग हो, 1000 लोग हो, आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हो। ये कॉन्फिडेंस थिएटर देता है आपको। थिएटर और एक चीज़ सिखाता है कि आप जितने भी बड़े हो जाओ, स्टे ग्राउंडेड। वो ह्यूमिलिटी थिएटर सिखाती है। हर शो के पहले आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपने पहले की शो में किया था। तो कोई भी आपका आउटकम कभी भी आप डिफाइन नहीं कर सकते उसमें। तो इसीलिए वो ऑनेस्टी, वो हार्ड वर्क, वो परसिवियरेंस और वो डिसिप्लिन सिखाती है थिएटर। वाह, क्या बात है। देविका जी, देविका दास को अगर ये कहा जाए, आज मैं ये कहूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना लिखना है, तो आप क्या ऐसा लिखेंगी? मतलब आप क्या चाहेंगी कि दर्शक उसे पढ़कर क्या महसूस करें? मैं ये बोलूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी हैं। बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं जी। मैं ये मना नहीं करूँगी, इसको डिनाई भी नहीं करूँगी जी। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वॉट एवर आई हैव डन।
You should. because I am a self-made individual. I am a self-made individual. मेरे को किसी का सहारा नहीं मिला कि मैं इस लेवल तक आऊँ. डायरेक्शन मिला, गाइडेंस मिला, बट मैं किसी के सहारे से नहीं आई हूँ. ऑब्वियसली आपको प्राउड करना चाहिए उस बात के लिए अपने आप. तो एंड ऑल्सो दैट I have never regretted any decision of my life. Never. I am living a life with no regrets. वाह, ये बहुत कम लोगों में होता है. यही है. बहुत अच्छी बात है. देविका जी, लास्ट में कोई एक मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, कुछ अंतिम मैसेज कहना चाहें तो प्लीज. मैं यही बोलूँगी कि देखो, बाहरी दुनिया बहुत चमक है बाहरी दुनिया में, और कभी कभार लगेगा कि आपने कुछ हासिल नहीं किया है ज़िंदगी में. द फैक्ट इज़ कि आप बचपन से लेकर इस मौके तक आए हो, ज़िंदगी के इस पड़ाव तक आए हो, दैट इटसेल्फ इज़ अ सक्सेस. बिल्कुल. अपने जर्नी को कभी डीवैल्यू मत करो. आपकी जर्नी आपको खुद ही लिखनी है. डेस्टिनी आपको खुद ही लिखनी है. कोई और लिख के नहीं देगा. बाहरी दुनिया के शोर शराबे में खो मत जाओ. अपने अंतर मन को सुनो, और सुनो कि क्या चाहते हो आप असली में. क्या मन कहता है आपका. मन क्या कह रहा है आपका. मन की सुनो. बिल्कुल. आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा. क्या बात है देविका जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि वक्त तो बस यहीं थम गया है. मैं आपके साथ लगातार बात करती रहूँ, ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन कई बार वक्त का ख्याल करना पड़ता है. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, हमें समय दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि देविका जी ने जो टिप्स दिए हैं, अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक मंजे हुए वक्ता बनना चाहते हैं, स्टेज पर आना चाहते हैं, इन सारी तमाम समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आज का जो पॉडकास्ट है वो खास आपके लिए है. इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा. दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड पर हम हर हफ्ते नई शख्सियतों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा. मेरे चैनल पर आज यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, अगले किसी नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए. धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, जय भारत.